हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता और महत्व के बारे में बात करेंगे। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक। ये वीडियो बीएड और डीएड दोनों एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कि जो सोशल स्टडीज़ की पाठ्यपुस्तक हैं उनका क्या महत्व होता है, क्या उनकी ज़रूरत होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक और छात्रों के बीच होती है। तो जो टीचिंग प्रोसेस होती है उसमें एक तरफ टीचर होता है, दूसरी तरफ स्टूडेंट होता है। परंतु शिक्षण को सशक्त और सार्थक बनाने के लिए पाठ्यपुस्तकों का होना बहुत आवश्यक है। तो जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव बनानी है, उसको एक मीनिंगफुल बनाना है, तो उसके लिए पाठ्यपुस्तकों का होना बहुत आवश्यक है। पाठ्यपुस्तक अध्यापकों और छात्रों के हाथों में मुख्य साधन होता है। पाठ्यपुस्तकों को शिक्षा का आरंभ और अंत समझा जाता है। पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। लेकिन प्राचीन शिक्षा की प्रकृति यदि हम देखते हैं, कुछ टाइम पहले हम देखते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता था, जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी। तब गुरु क्या करता था, अपने शिष्य को मौखिक प्रवचन के माध्यम से ज्ञान देता था। शिष्य उसे सुनकर चिंतन मनन करते थे, फिर गुरु के सामने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आज प्रिंटिंग का आविष्कार हो चुका है। अब किस पुस्तकें जो हैं वो छपने लगी है, प्रिंट फॉर्म में आने लगी हैं। परंतु मुद्रण कला के विकास के साथ साथ पुस्तकों का जो प्रकाशन है वो आरंभ हुआ है। पुस्तकों के रूप में ज्ञान का संचय किया जाने लगा है। आगे देखते हैं। कोमेनियंस पहला व्यक्ति था जिसने भाषा की पाठ्यपुस्तक की रचना की और साथ ही उसने प्रत्येक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग पर बल दिया। तो कोमेनियस पहला व्यक्ति था जिसने जो पाठ्यपुस्तक है उसकी रचना की थी, भाषा की पाठ्यपुस्तक की, और हर एक लेवल के ऊपर जितने भी मतलब कक्षाएं हैं सभी पर जो है पाठ्यपुस्तक का यूज करना चाहिए, इसके ऊपर उसने बल दिया था। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पाठ्यपुस्तकें ही शिक्षा के स्तर को प्रतिबिंबित आएगा यहाँ पर तथा स्थापित करती है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर आज तक के विकास का इतिहास आदि का ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाता है। अब सामाजिक अध्ययन के अंदर हम लोग मानव सभ्यता के बारे में भी पढ़ते हैं, भाई कब से आरंभ हुआ है और आज तक कैसे कैसे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है। मानव जाति के विकास के ज्ञान का संचय पाठ्यपुस्तकें शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्रों दोनों का मार्गदर्शन करती है। अब यदि हमें अपना इतिहास जानना है तो जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो टीचर का और स्टूडेंट का दोनों का मार्गदर्शन करती हैं तथा अच्छे शिक्षण और अधिगम की रीढ़ होती हैं। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता और महत्व देखते हैं। इसमें एक हेडिंग डालकर अब हम इसके बारे में लिखेंगे। शिक्षा का संपूर्ण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों पर ही आधारित होता है। देखिए, जो भी कार्यक्रम है शिक्षा का या जो करिकुलम है वो पाठ्यपुस्तकों पर ही बेस होता है। शिक्षा प्रणाली कितनी ही सुदृढ़ क्यों ना हो, कितनी ही सुदृढ़ हम लोग उसको बना लें और पाठ्यक्रम को भी कितना ही संगठित कर लें, लेकिन तर्क संगत ढंग से व्यवस्थित कर ले हम उनको, परंतु जब पाठ्यपुस्तक नहीं होगी तो सारी चीज़ें जो हैं वो निरर्थक हो जाएगी। मान लो करिकुलम भी हमारा सही है, सब कुछ ठीक है, पर बुक ही नहीं है हमारे पास, तो सारी चीज़ें जो हैं निरर्थक हो जाएंगी। पाठ्यपुस्तक शिक्षण संस्थाओं और शिक्षा की प्रगति की सूचक हैं। शिक्षण संस्थाएं हैं या शिक्षा की कितनी प्रगति हुई है उसका सूचक कौन है, किताबें हैं। क्योंकि समय के साथ साथ किताबों में भी तो बदलाव आता है। जैसे हम लोग बुक लेते हैं जीके की मान लीजिए,
तो वहाँ पर हर साल वो अपडेट भी तो होती रहती है ना, समय के हिसाब से उसमें चीज़ें जुड़ती रहती हैं। वैसे तो सभी विषयों के शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, परंतु सामाजिक अध्ययन शिक्षण में तो पाठ्यपुस्तकों का विशेष स्थान है। कोई भी सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट में जो बुक है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। और सामाजिक अध्ययन की जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो और भी ज़्यादा है। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें ही छात्रों तक हमारे जो पूर्वज हैं उनके ज्ञान, अनुभव, रहन-सहन, समाज की व्यवस्था, उतार-चढ़ाव, विकास, उनके विचार, मूल्य आदि से संबंधित जो भी ज्ञान है, वो पाठ्यपुस्तकों के ज़रिए ही हमारे तक पहुँचा है। तो सोशल स्टडीज़ के अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं पुस्तकें जो हैं। मनुष्य की प्रत्येक क्रिया जो है समाज में होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, सारी एक्टिविटी समाज में ही करता है। समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उस पर सामाजिक वातावरण और उसके आसपास के अनेक पहलुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अब हम समाज में रहते हैं, तो समाज का जैसा वातावरण है या आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, उनका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ज़रूर पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट पड़े या इनडायरेक्ट पड़े। हमारा देश सदियों तक परतंत्र रहा, मतलब गुलाम रहा। अब उसके कारण क्या हुआ, जो शिक्षा व्यवस्था है या शिक्षा का जो जगत है, उसमें हमें बहुत बड़ी हानि हुई है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का प्रचार फिर आरंभ हो गया, लेकिन धन की कमी के कारण विद्यालयों की कमी और पुस्तकालयों की कमी आज तक भी बनी हुई है। आज तक भी आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल आपको बहुत सारे मिल जाएँगे जहाँ पर लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। कुछ स्कूल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर टीचरों की कमी है। एक-एक टीचर 2-2, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाता हुआ भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए ऐसी स्थिति में कम से कम विद्यार्थियों के पास सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक अवश्य ही होनी चाहिए। यह अध्यापक व छात्र दोनों के लिए उपयोगी पुस्तक तो होती है, दोनों के लिए उपयोगी होती है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका अद्वितीय स्थान होता है। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम देखते हैं कि अध्यापक के लिए कैसे उपयोगी है पाठ्यपुस्तक, अध्यापक के लिए कैसे उपयोगी है, क्या उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक से अध्यापक को अपने प्रतिदिन के पाठ योजना बनाने, प्रदत्त कार्य बोलते हैं असाइनमेंट वर्क, इसको तैयार करने और वही क्लास के अंदर बाहर की जो क्रियाएं हैं उनका संगठन करने में सहायता मिलती है। अब पाठ्यपुस्तक होगी तो टीचर को पता चल जाएगा क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, उसका दायरा हो जाएगा ना कि भाई, और हर एक क्लास की अलग-अलग बुक्स होती हैं, तो बच्चों के लेवल के हिसाब से होती है। अब टीचर ज़्यादा गहराई में भी नहीं पढ़ाएगा क्योंकि उसको पहले ही पता होगा कि इतनी चीज़ें इन बच्चों को पढ़ानी है। और क्लास के अंदर या क्लास के बाहर जो भी एक्टिविटी वगैरह होती हैं, सारी बुक के अंदर दी हुई होती हैं। पाठ्यपुस्तक से अध्यापक को यह ज्ञान हो जाता है कि वह किसी कक्षा विशेष में उसे कितनी सामग्री पढ़ानी है। साथ ही अध्यापक को यह भी संकेत मिलता है कि उसे किस दिशा में, मतलब किस डायरेक्शन में टीचर को जाना है। पाठ्यपुस्तकों में अनुभवी विद्वानों एवं विशेषज्ञों द्वारा विषय से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। अब टीचर तो मान लीजिए एक ही क्लास का है, अब और जो बनाने वाले हैं, जो उसके राइटर हैं, वे अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, विद्वान हैं, तो टीचर को ये लगा लो सब कुछ बना बनाया जो मटेरियल है वो मिल जाएगा, उसको खाली टीच करना है। अध्यापक का को जो है विषय का सही और सुसंगठित ज्ञान जो है टीचर को प्राप्त हो जाता है। पाठ्यपुस्तक की सहायता से अध्यापक को गृह कार्य देने में सुविधा हो जाती है। मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पत्र निर्माण करने में सहायता मिलती है। अब जब टीचर टेस्ट लेगा तो क्वेश्चन आसानी से बना सकता है, उसको पता रहेगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग में टीचर की हेल्प मिलेगी, बच्चों का मूल्यांकन करने में भी मदद मिलेगी। पाठ्यपुस्तक अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया को सशक्त, प्रभावपूर्ण, सार्थक बनाने में पूर्ण रूप से लाभप्रद होती है।
अब हम देखते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक छात्रों के लिए आसानी से प्राप्त की जाने वाली निर्देशिका, निर्भर करने योग्य संदर्भ पुस्तक और हमेशा साथ रहने वाली संगिनी होती है। तो जो बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन करती है पुस्तकें हमेशा अपने पास रख सकते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। यदि टीचर ने कुछ काम कराया तो घर पर जाकर बच्चे उस टॉपिक को देख सकते हैं। विद्यार्थी यह जान सकते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है। अब उसके अंदर सिलेबस भी होता है, बच्चे को पता चल जाएगा कि भाई ये सिलेबस हमें पढ़ना है, एग्जाम के अंदर जो है यही चीज़ें आने वाली हैं, तो बच्चे को पहले से ही पता होता है। इससे क्या है, मानसिक रूप से पढ़ने के लिए छात्र तैयार हो जाते हैं। कक्षा में अगले दिन कुछ चीज़ पढ़ानी है तो पहले से घर से तैयारी करके भी आ सकते हैं बच्चे, एक बार उसको पढ़ के आ सकते हैं। तो ऐसा करने हेतु क्या है, पाठ्य पुस्तक उपयोग में ला सकते हैं। परीक्षा की तैयारी करने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। जब एग्ज़ाम्स का टाइम होता है तो बच्चे जो है पाठ्य पुस्तक की हेल्प से अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक की सहायता से अपने पाठ को दोहरा और गृह कार्य को पूरा कर सकते हैं। कक्षा में अध्यापक को सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप पढ़ाना कठिन होता है। अब क्लास के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, सबकी ज़रूरतें अलग होती है, सबकी रुचियाँ अलग होती हैं। तो टीचर जो है वो किताबों की हेल्प से सभी को जो है मतलब सेम एक तरीके से ही पढ़ा सकता है। पाठ्य पुस्तकें मंद, सामान्य, तीव्र अधिगमकर्ताओं को अपनी गति से अध्ययन करने में मदद करती है। अब अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई सीखने की गति किसी की धीमी होती है। तो पाठ्य पुस्तक होगी तो बच्चा अपने फ्री टाइम पर या घर में जाकर भी जो है अपने हिसाब से पढ़ सकता है। पाठ्य से आगामी क्रियाएं हैं, जैसे भाषण प्रतियोगिता है, वाद विवाद, निबंध लेखन, आधुनिक समस्याओं से संबंधित निबंध है या लेख लिखने के लिए पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों की सहायता करती हैं। पाठ्य पुस्तकें स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से पढ़ने की जो आदत है बच्चे के अंदर, उसको भी विकसित करते हैं। तो पाठ्य पुस्तकें बच्चे के अंदर एक आदत बना देती है, एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है बच्चे के अंदर खुद से पढ़ने की। इसके बाद सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के गुण तथा विकास, क्वालिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का विकास बहुत ही कठिन काम है। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से संबंधित होनी चाहिए तथा साथ ही मनुष्य की क्रियाओं से भी उसका संबंध होना आवश्यक है। सामाजिक अध्ययन की अच्छी पाठ्य पुस्तक उसे कहते हैं जो निम्न मानदंडों को ध्यान में रखकर लिखी गई हो। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर सामाजिक अध्ययन की अच्छी पाठ्य पुस्तक लिखी जा सकती है। तो हमारा पहला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मीन्स साइकोलॉजिकल बेस्ड। तो सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री हमें संगठित करनी है उस दौरान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का हमें अनुसरण करना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अर्थात पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित, उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, आयु, मानसिक स्तर आदि के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब हमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है। हमें बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनकी रुचियां हैं, उनकी उम्र कितनी है, उनका क्या लेवल है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है। इसके बाद अगला पॉइंट है उद्देश्य आधारित, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम अपनी पुस्तक बना रहे हैं तो हमें अपने उद्देश्य भी ध्यान में रखने हैं कि हमारा मान लो कोई चैप्टर उसके अंदर डालना है हमें बुक के अंदर, तो उस चैप्टर का क्या उद्देश्य है,
क्यों उसको डाला जा रहा है, उससे जो है बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा, बच्चे क्या कुछ उससे सीखेंगे, ये सारी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। उसमें निहित घटनाएं, तथ्य, विषय वस्तु, सिद्धांत आदि की जानकारी सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। ये निहित घटनाएं, तथ्य, विषय, सिद्धांत आदि की जानकारी सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति में विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं व्यवहारिक ज्ञान में सहायक, हेल्पफुल इन प्रैक्टिकल नॉलेज। हमें पाठ्यपुस्तक के अंदर ऐसी चीज़ें डालनी हैं ताकि बच्चा उनको अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सके। कहीं पर बच्चे को कुछ ज़रूरत होती है तो बच्चा जो है जो चीज़ उसने पढ़ी है उसको कहीं ना कहीं यूज कर सके। सामाजिक अध्ययन का संबंध सिद्धांतों से कम व्यवहारिकता से अधिक होता है, इसलिए सामाजिक अध्ययन की सामग्री व्यवहारिक जीवन की स्थितियों और समुदाय के दैनिक जीवन से लेनी चाहिए। मतलब उसके अंदर हमें ये ऐसी चीज़ें डालनी हैं जो बच्चे के रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो, ताकि विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक पढ़कर जीवन में व्यवहारिक बने एवं समाज की सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले, क्योंकि यह विषय तो व्यवहार और अनुभव का विषय, मतलब जो सोशल स्टडीज है वो व्यवहार और अनुभव का विषय है। इसके बाद आगे देखते हैं तर्कसंगत तथा क्रमबद्ध। कंटेंट शुड बी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की सामग्री तर्कसंगत तथा क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक अध्ययन एक विशाल विषय है जो विभिन्न क्षेत्रों से सामग्री ग्रहण करता है। देखिए हम लोग सोशल स्टडीज के अंदर हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मतलब एक मिक्सअप है ये। तो बहुत सारे सब्जेक्टों को मिलाकर या बहुत सारी विषय सामग्री को मिलाकर जो है इसका निर्माण किया जाता है। तो सारे जो कंटेंट हैं वो एक लॉजिकल होने चाहिए और उनका एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है उनका अरेंजमेंट होना चाहिए। इसका मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को समय, स्थान, समाज के अनुसार उनकी स्थिति स्पष्ट करना है। यह उन संबंधों का भी ज्ञान देता है जो भूतकाल या वर्तमान काल, स्थानीय, दूरवर्ती, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय जीवन को अन्य देशवासियों के जीवन संस्कृति से मिलाते हैं। ऐसा करके छात्रों को मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विकास क्रम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसके अंदर हमें लिखना है कि जो भी उसके अंदर कंटेंट डालना है सोशल स्टडीज के अंदर, वो एक लॉजिकल कंटेंट डालना है और वो क्रम में उसकी जो है व्यवस्था होनी चाहिए, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होना चाहिए। इसके बाद है लेखक। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी जानी चाहिए जिसे सामाजिक अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त हो, मतलब जो एक्सपर्ट है, जो स्पेशल है इसी लाइन का, उसी के द्वारा लिखी जानी चाहिए। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का मतलब जिसके पास जो है एक्सपीरियंस हो, पढ़ाने का अच्छा अनुभव हो, उस व्यक्ति के द्वारा ही लिखी जानी चाहिए। साथ ही उसको जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। आगे है पाठ्यपुस्तक की भाषा। अब जो पाठ्यपुस्तक बनी है सोशल स्टडीज की या जो हमें बनानी है, उसकी जो भाषा है कैसी होनी चाहिए, सरल, स्पष्ट, शुद्ध होनी चाहिए। मतलब ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चे घर पर जाकर खुद से भी पढ़े तो उनको समझ में आ जाए। भाषा जो है सरल होनी चाहिए और उसके अंदर गलतियाँ भी नहीं होनी चाहिए, वो शुद्ध भी होनी चाहिए। उसके अंदर क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। पाठ्यपुस्तकों में लंबे कठिन वाक्यों, शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक में सरल लेकिन सशक्त भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक की जो लेखन शैली है वो ऐसी होनी चाहिए कि पाठ में पढ़ने वाले बच्चे का मन लगे। तकनीकी शब्दों की व्याख्या उचित उदाहरणों
द्वारा की जानी चाहिए। अब मान लीजिए कोई तकनीकी शब्द है, तो कई बार हम बुक में देखते हैं नीचे स्टार मार्क करके उसकी डिटेल दे दी जाती है। तो मान लो कुछ मुश्किल शब्द है तो उसकी एक्सप्लेनेशन कहीं पर दी जा सकती है, या बुक के अंदर लास्ट में जहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते हैं वहाँ पर छोटे बच्चों की जो पुस्तकें होती हैं वहाँ पर शब्दार्थ भी होते हैं। तो इस तरह से जो है उसमें हम कंटेंट डाल सकते हैं। आगे है पूर्वाग्रह से मुक्त, फ्री फ्रॉम प्रीजुडिसेस। शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जातीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय इसकी कटुता का समावेश नहीं होना चाहिए। देखिए, पूर्वाग्रह होते हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट हैं जो हमारे बड़ों ने भी मानी है, हम भी आंख मीच कर, यदि हम ये आंख मूंद कर किसी की बात पर हम यकीन कर रहे हैं तो वो पूर्वाग्रह उसको माने जाएंगे। मतलब हम लोगों ने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया है, किसी की कही हुई बातों को हमने एज इट इज मान लिया है, उसको हम बोलेंगे प्रीजुडिसेस। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे मानवीय मूल्य, बंधुत्व, सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एकता की भावना जैसे जो उच्च आदर्श हैं उनको पुस्तक के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद है पाठ्य पुस्तक में संशोधन तथा सुधार, रिवीजन एंड मॉडिफिकेशन इन टेक्स्ट बुक। अब समय के साथ साथ जो बुक है वो अपडेट भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक बार बना दिया तो वो बनी रहेगी, उसमें साल में 2 साल में उसमें नई नई चीज़ें डलनी चाहिए, पुरानी चीज़ों को हटा देना चाहिए। मतलब टाइम के हिसाब से उसमें बदलाव जरूर होना चाहिए। जैसे आपने उस पे बुकों पे देखा होगा, नवीन संस्करण के बाद मतलब ईयर लिख देते हैं कि भैया इस ईयर अपडेट की गई है। तो ऐसा जो है करना चाहिए, टाइम के हिसाब से उसमें बदलाव करने चाहिए। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में संशोधन समय समय पर आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। इस विषय का संबंध मनुष्य की व्यवहारिक क्रियाएं, रहन सहन के तरीके, उनके दृष्टिकोण से है। समाज परिवर्तनशील है, इसीलिए पाठ्य पुस्तक में समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। आगे है मानचित्र, चार्ट, ग्राफ। तो मैप, चार्ट, ग्राफ। अब देखिए, सोशल स्टडीज के अंदर हम लोग जियोग्राफी भी पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें नदियों, झरनों, समुद्र, द्वीप, महाद्वीप, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं वहाँ पर। तो उसके अंदर बुक के अंदर हमारे मैप भी होने चाहिए, चार्ट भी होने चाहिए। अब मान लीजिए कहीं पर जनगणना से संबंधित आंकड़े हैं तो वहाँ पर चार्ट का यूज हो सकता है, ग्राफ होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को स्पष्ट करने तथा उससे संबंधित उपयुक्त चार्ट, चित्र, ग्राफ, मानचित्र आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि दृश्य सामग्री विषय को स्पष्ट करने तथा उसे रोचक बनाने में सहायक होती है। अब मान लीजिए उसके बुक के अंदर मैप, चार्ट, ग्राफ है तो बच्चे का की जो लर्निंग है वो एक इफेक्टिव लर्निंग होगी, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये जो है जो विषय वस्तु है उसको रोचक बनाती हैं चीज़ें। इसके बाद आगे है अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के लिए निर्देश, डायरेक्शन फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में स्वाध्याय, संदर्भ ग्रंथों का अवलोकन, मानचित्र, मॉडल आदि बनाने एवं अन्य क्रियाओं को करने की प्रेरणा देने के लिए अध्यापकों तथा छात्रों का मार्गदर्शन करने हेतु आवश्यक निर्देश देने चाहिए। आप एनसीईआरटी की जो बुक्स देखेंगे तो वहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट के लिए जो है गाइडलाइंस वहाँ पर होती है, निर्देश वहाँ पर दिए जाते हैं। जो भी एक्टिविटी करानी है या कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो उसके अंदर वहाँ पर दिए हुए होते हैं। फिर है प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न अवश्य दिए जाने चाहिए। उन्हें छात्रों की आवश्यकताओं,
तथा स्तरों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। अभ्यास प्रश्न प्रतिभाशाली एवं धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप होने चाहिए। मतलब सभी की जरूरतों को ध्यान में रखकर जो है प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में कुछ ऐसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न भी होने चाहिए जिनसे छात्रों में अन्वेषण की भावना को प्रोत्साहन मिले तथा छात्र आगे पढ़ने के लिए अभिप्रेरित हो। इसके बाद आगे है पाठ्य सामग्री की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था में शिक्षा मनोविज्ञान का भी ध्यान रखा जाता है। विभिन्न पाठों की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि उनमें पारस्परिक संबंध बना सके। अब जो चीज़ें कनेक्टेड हैं तो पहले जो आसान चीज़ है वो आनी चाहिए, बाद में मुश्किल आनी चाहिए। अब जैसे मान लो हमें बच्चों को विद्युत के बारे में बताना है तो उससे पहले वाले पाठ में हम आवेशों के चार्ज के बारे में बता सकते हैं। भाई पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और चार्ज जब फ्लो करते हैं फिर बाद में उसमें करंट बनता है। इस तरह से हम चीज़ें बच्चों को बता सकते हैं। या पहले हम लोग लाइट के बारे में बता सकते हैं, फिर ऑप्टिक्स के बारे में, मतलब जो चीज़ें कनेक्टेड है ना उनको हम बता सकते हैं। पहले पाठ में मान लो हमने जल के बारे में बता दिया, भाई जल का क्या यूज़ है, ठीक है। दूसरे में फिर हम महाद्वीपों के बारे में, नदियों के बारे में बता सकते हैं कि भाई मतलब कनेक्टिविटी जो है वो इसमें ध्यान रखी जाएगी। चीज़ें एक ऑर्डर में सेट होनी चाहिए। पहले वाली जो चीज़ें हैं दूसरे के अंदर यदि यूज होंगी तो जो चीज़ें संबंधित हैं वे उन ऑर्डर में को ध्यान में रखकर जो हमें उनका डालना चाहिए उनको। आगे है पाठ्य वस्तु में पाठ। देखिए सरल से कठिन की ओर और मूर्त से अमूर्त की जो व्यवस्था है इसको हमें ध्यान में रखकर जो है पाठ्य पुस्तक बनानी चाहिए। पाठ का आकार छोटे बच्चों के लिए छोटा और बड़ों के लिए बड़ा होना चाहिए। मतलब इसमें हमें आयु का भी ध्यान रखना है कि भाई बच्चे का क्या लेवल है, किस आयु के या किस क्लास के बच्चे जो हैं इस बुक को पढ़ेंगे, इसको देखकर जो है हमें कंटेंट बनाना है। पाठ्य वस्तु के पाठ समान अनुपात में होने चाहिए, कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे है पर्याप्त एवं उद्देश्यपूर्ण दृष्टांत, एडिक्वेट एंड पर्पजफुल इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, जो चित्र हैं, ग्राफ हैं या टेबल है, सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त एवं उद्देश्यपूर्ण दृष्टांत होना चाहिए। दृष्टांतों का जो शीर्षक है वो भी उपयुक्त होना चाहिए, जिसकी सहायता से विषय वस्तु स्पष्ट और आसानी से जो है समझाई जा सकती है। अब देखिए जैसे पृथ्वी, हमें ज्वालामुखी के बारे में बताना है तो एक ज्वालामुखी की कुछ इस तरह की इमेज लगाई जा सकती है, ठीक है। नदियों की इमेज लग सकती है। यदि पृथ्वी की परत बतानी है हमें, जैसे क्रस्ट, मेंटल, इनके बारे में बताना है तो एक गोल ऐसे दिखा सकते हैं, उसके अंदर कट लगाकर दिखा सकते हैं। तो इलुस्ट्रेशन का भी बुक के अंदर जो है हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए टाइटल। अब जो बुक का टाइटल है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। पाठ्य पुस्तक का जो शीर्षक है वो विषय वस्तु के भाव को दर्शाने वाला होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक पर पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, स्थान, सारी चीज। और जो बुक का जो कवर होता है ना फ्रंट वाला, उसके ऊपर सारी डिटेल होनी चाहिए कि भाई बुक का क्या नाम है, इसके राइटर का क्या नाम है, किस साल ये छपा है, कहाँ से छपा, मतलब उसकी पूरी डिटेल वहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद आगे है प्रीफेस, प्रस्तावना। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त प्रस्तावना होनी चाहिए। इसमें बताया जाना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। लेखक उन सभी विद्वानों, शिक्षा शास्त्रियों, स्रोतों के प्रति आभार व्यक्त करता है जिनकी सहायता पुस्तक लिखने में की गई। अब आप बुक देखेंगे तो बहुत सारी बुक में पहले दूसरे पेज पर डेडिकेटेड टू भी लिखा हुआ होता है। तो जहाँ पर टीचर ने, मतलब जो राइटर है उसने जहाँ से हेल्प ली है, जिससे भी उसका रेफरेंस रहा है, उसकी डिटेल भी वहाँ पर दी जा सकती है।
फिर है विषय वस्तु, टेबल ऑफ कंटेंट। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य वस्तु में विषयों की सूची होनी चाहिए। विषय सूची संपूर्ण पुस्तक के संगठन और क्षेत्र का संकेत करती है। अब जो इंडेक्स होता है ना फर्स्ट या सेकंड पेज के ऊपर, उसमें पेज नंबर लिखे हुए होते हैं, भाई इस पेज पर ये टॉपिक है या ये चैप्टर इस पेज पर है, तो उसकी जानकारी भी बुक के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद आगे है कागज, पेपर्स। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने के लिए जो कागज है वो अच्छी क्वालिटी का कागज होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने 2-4 बार किताब पढ़ी और किताब के पन्ने जो है फट जाएं या घिस जाएं या जो प्रिंट है वो फेड हो जाए। तो अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी क्वालिटी का कागज होना चाहिए जिससे वह अधिक समय तक उपयोगी बना रहे, खराब ना हो। अच्छी गुणवत्ता के कागज पर जो छपाई है वो भी साफ स्पष्ट होगी, अक्सर अच्छे से दिखेंगे, उभर कर आएंगे, स्याही नहीं फैलेगी। इसके बाद है आकार, साइज। पाठ्य पुस्तक का आकार छात्रों की आयु वर्ग के दृष्टिकोण से उपयुक्त होना चाहिए। साइज जो है बुक का ऐसा होना चाहिए आसानी से जो है हम उसको पकड़ सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, उसको आसानी से बैग में डाल सके। मतलब बच्चा मान लो अपने बैठकर अपने पैरों पर रखकर आसानी से काम कर सके, सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखना चाहिए हमें। पाठ्य पुस्तक का आकार ऐसा आना चाहिए कि छात्रों पुस्तक को पढ़ने, स्कूल बैग में रखने में बच्चों को आसानी हो। जो छोटी क्लासों की जो बुक है वो बड़ी होनी चाहिए, उसके अंदर बड़े बड़े अक्षर, बड़े बड़े चित्र उसके अंदर होने चाहिए। तो प्राथमिक कक्षाओं में पुस्तकों का आकार बड़ा और माध्यमिक और उच्च जो कक्षाएं हैं वहां पर थोड़ा छोटा होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बाइंडिंग का, जिसको हम जिलद कहते हैं। अब पाठ्य पुस्तक की जो जिलद है टिकाऊ, आकर्षक, मजबूत होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमने 2-4 बार बुक पढ़ी और उसके सारे ही पेज निकल जाए। पेज पर आप देखिए जो साइड होती है बुक की, वहाँ पर सिलाई भी होती है, उसके ऊपर गम भी लगा हुआ होता है, मतलब अच्छे से फिट होनी चाहिए बुक। उसकी जो सिलाई है वो आसानी ऐसी होनी चाहिए कि यदि हम बुक खोल कर पढ़ते हैं तो थोड़े दिन बाद पुस्तक ना फटे, उसके पेज ना निकले। तो उसके अंदर जो अच्छी तरह से बाइंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद आगे है पाठ्य पुस्तक का मुद्रण, जो प्रिंटिंग है वो कैसी होनी चाहिए। अब सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का जो मुद्रण है साफ, स्पष्ट, अच्छी टाइपिंग होनी चाहिए, मतलब फ़ॉन्ट भी सही होने चाहिए। जो मान लो लाइन बाय लाइन मैटर लिखा हुआ है तो उनके बीच जो स्पेस है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपस में चिपके हुए हैं अक्षर, पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइज भी सही होना चाहिए, स्पष्ट दिखने चाहिए अक्षर। चमकीली स्याही का प्रयोग हम कर सकते हैं, गहरी होनी चाहिए स्याही, जो है डार्क यूज करनी है, जिससे छात्रों की जो दृष्टि है, मतलब आंखों के ऊपर बच्चे के जोर नहीं पड़ना चाहिए। और जो लाइनें हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। पंक्ति की जो लंबाई है ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए ताकि पढ़ते टाइम नज़र इधर उधर घुमाने में मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर नीचे दाएं बाएं हाशिया भी होना चाहिए। हाशिया हम मार्जिन को बोलते हैं। मतलब मान लीजिए देखिए ये बुक है जैसे, तो ये नहीं है कि बिल्कुल कोने से ही, इसके अंदर इतने एरिया में हम जो है मैटर लिख सकते हैं। बीच में थोड़ा थोड़ा चारों तरफ जो है वो एक मार्जिन भी उसमें होना चाहिए। इसके बाद आगे आता है प्राइज। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब राइटर का जो लक्ष्य है वो पैसे कमाने का नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। उसका जो प्राइस है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसको आसानी से अफोर्ड कर सके, आसानी से खरीद सके। पाठ्य पुस्तक का मूल्य विद्यार्थियों के सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए, जिसे छात्र आसानी से उसको खरीद सके। प्रकाशकों को बहुत अधिक लालच में ना पड़कर पाठ्य पुस्तक का जो मूल्य है वो ऊंची तरफ मूल्य रखना चाहिए या उपयुक्त मूल्य उसका होना चाहिए। इसके बाद है उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। अब पाठ्य पुस्तक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप बुक डिपो पर जाकर मांगे और उसके पास मिले ही ना, तो आसानी से उपलब्ध भी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक छात्रों को बाजार में आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की सर्वसुलभता से
वह विद्यार्थियों को उपयुक्त लाभ पहुंचाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता होती है, क्या इसका महत्व होता है, विद्यार्थियों के लिए इसका क्या फ़ायदा है, टीचर के लिए क्या फ़ायदा है, इन सभी पॉइंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।